हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी फिजिक्स, मतलब एनसीईआरटी ही तो देख रहे हैं सारी चीज़ का, लेकिन इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स और नया चैप्टर क्या अपने पास मोशन इन अ प्लेन है, मतलब जो थर्ड चैप्टर है। तो मोशन इन अ प्लेन का जो एक्सरसाइज एग्जाम्पल क्वेश्चन है फिजिक्स का उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको डिस्कस करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दे कि भाई जो भी व्यक्ति वस्तु और जो फिल्म में होता है डिस्क्लेमर एक आता है ना, वैसा डिस्क्लेमर हम भी दे देते हैं कि जो भी वेक्टर्स नहीं पढ़ा या फिर इस चैप्टर को नहीं पढ़ा गलती से भी इस वीडियो को देख रहा तो भाई कोई मतलब नहीं है देखने का, ठीक है। टाइम ही वेस्ट होगा या फिर टाइम पास होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सीख कुछ भी नहीं पाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ लेना। और इस चैप्टर में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अपने पास, वेक्टर्स। तो जैसे अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर को स्टार्ट किया गया होगा, मतलब तुम लोग को जब पढ़ाया गया या तुम लोग कहीं से जब पढ़ा होगा तो सबसे पहले वेक्टर्स के बारे में बताया गया होगा। और जब वेक्टर्स के बारे में बताया गया होगा तो ये बताया गया कि डायरेक्शनल क्वांटिटी एक होता है, जैसे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, एक टेंसर भी होता है, टेंसर को साइड करते हैं हम लोग। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया गया होगा, बहुत कुछ बताया गया होगा। इसका प्रोडक्ट बताया गया, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसके बाद किस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से वेक्टर का सम करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब बहुत कुछ बताया गया होगा। तो मतलब एक तरह से जो ये चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन, उससे ज़्यादा टॉपिक जो है वेक्टर्स का है, मतलब उससे ज़्यादा समय वेक्टर्स को सीखने में लगता है। और वेक्टर्स अगर सीख गए तो आगे का सारा सफ़र आसान हो जाता है। तो मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करने से पहले तो वेक्टर्स मालूम होना चाहिए, क्योंकि अब जो भी हम लोग देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, एक्सेलरेशन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे, जो पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं हम लोग, इन सबको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे। और वेक्टर फॉर्म में भी देखने के लिए वेक्टर मतलब क्या होगा, डायरेक्शन के बारे में बताएगा। वेक्टर फॉर्म में भी फिलहाल जो इस चैप्टर में देखेंगे मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन इन अ प्लेन कहने का मतलब जो अपने पास वेक्टर्स आएगा वो बाई डायरेक्शनल आएगा, कहने का मतलब 2 डायमेंशन में आएगा। जो पहला चैप्टर था अपने पास उसमें हम लोग 1D मोशन के बारे में बात किए थे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वो 1D मोशन था। इस चैप्टर में हम लोग 2D मोशन के बारे में बात करेंगे, मतलब प्लेन में अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है तो क्या होगा। अब मोशन इन अ प्लेन जानने से पहले अभी हम बता दें सबसे अच्छा नॉलेज होना चाहिए वेक्टर्स का। अगर नहीं जानकारी है कोई मतलब नहीं है इस वीडियो को देखने का, चाहे किसी भी वीडियो को देखने का बिना वेक्टर्स के जानकारी के, मतलब न्यूमेरिकल वाला ठीक है। तो इसमें 2D मोशन होता है। अब इस 2D मोशन का जो एग्जांपल होता है, जैसे उसमें हम लोग 1D मोशन में देखे थे, कोई एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, किसी बॉल को हम लोग ऊपर फेंक रहे थे, तो ये सब एग्जांपल था 1D मोशन का। 2D मोशन में अगर बात कर ले हम लोग, तो जैसे मान लो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल ग्राउंड पर ही खेलते हैं, तो एक हो गया ये क्योंकि बॉल भी नीचे रहना चाहिए, आसमान में नहीं जाना, मतलब हाइट में नहीं जाना चाहिए, प्लेन। अगर ग्राउंड पे कोई चीज़ मूव कर रहा है, जैसे बच्चा है, बच्चे को छोड़ दिए हम, छोटा सा बच्चा, उसको अगर छोड़ दिए तो इधर उधर मूव करेगा तो वो प्लेन का मोशन हो गया। तो जो भी 2D डायमेंशन में मूव कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। और यहाँ पे जो अपने पास बेसिक मतलब जो पढ़ना रहेगा मोशन इन अ प्लेन में, वो 2 तरीके का मोशन आएगा अपने पास। एक आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, जिसमें सैटेलाइट के बारे में बताया, सैटेलाइट लॉन्चिंग के बारे में बताया, मतलब लॉन्चिंग मतलब जो मोशन करता है उसके बारे में, या फिर बॉल हम फेंक रहे हैं या फिर फुटबॉल जब मारा जा रहा है तो ऐसा मोशन कर रहा है। तो ये जो मोशन है इस तरीके का मोशन, मतलब बॉल को हम यहाँ से फेंकें तो बॉल ऐसे हाइट में जाता है, फिर उसके बाद गिर जाता है, या फिर फुटबॉल को किक के तो ऐसा मोशन कर रहा है। तो ये सब जो मोशन है इस पाथ को बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, और इस टाइप के मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एक और मोशन इसमें आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कल में अगर कोई मूव करे तो आगे भी आएगा सर्कुलर मोशन, लेकिन यहाँ पे भी आता है इंट्रोडक्शन सर्कुलर मोशन। कोई चीज़ अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो वो भी एक तरह का एग्जांपल है मोशन इन अ प्लेन। तो ये सब जानकारी होना चाहिए। जब ये सब बेसिक जानकारी है तो इस वीडियो का मतलब न्यूमेरिकल्स को देखने का कोई मतलब है, नहीं तो कुछ भी नहीं आने वाला है, सब एकदम ऊपर ऊपर जाने वाला है। तो हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि तुम लोग कहीं ना कहीं से ये सब पढ़ा होगा, उसके बाद ही इस मतलब न्यूमेरिकल को देख रहा होगा, समझ रहा होगा, सुन रहा होगा या बूझने का कोशिश कर रहा होगा। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं, अब जो अपने पास एग्जांपल्स का क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल का क्वेश्चन जो भी डिस्कस करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा तो मतलब हम इस तरीके से उम्मीद करेंगे कि तुम लोग को आता होगा, उस तरीके से डिस्कस करने वाले। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले कह रहा है कि रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली। तो बारिश हो रहा है, ये बारिश की पानी, ये ऐसा ही कुछ है ना बढ़िया वाला। तो क्या हो गया, रेन हो गया। मान लो इसको हम बोलते हैं बारिश, बारिश को ब्लू कर देते हैं, ब्लू है पानी पानी तो बारिश को ब्लू कर दिया गया। मान लो ये हो गया अपने पास बारिश, तो ये हो गया बारिश इस तरीके से गिर रहा है।
मतलब बहुत सारा ये हो गया बारिश का बूंद, ठीक है, ये हो गया बारिश अपने पास, ठीक है। आगे कह रहा है कि विद स्पीड, अच्छा वेलोसिटी बता दिया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो है अपने पास है वो 35 मीटर पर सेकेंड है और वो गिर रहा है इस तरीके से वर्टिकली। आगे कह रहा है विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू, तो सबसे पहले तो डायरेक्शन बना ले अपने पास, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही होता है डायरेक्शन, ठीक है। अब विंड स्टार्ट ब्लोइंग विद आफ्टर सम स्पीड ऑफ 12 इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, उसके बाद हवा चलने लगा, तो हवा को हरे से चला देते हैं, और किस डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट टू वेस्ट इस तरीके से चल रहा है, और जो बारिश हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, वर्टिकली। और अब देखो दोनों के पास डायरेक्शन है, बारिश ऊपर से नीचे आ रहा डायरेक्शन है, विंड ईस्ट टू वेस्ट जा रहा डायरेक्शन है, दोनों के पास डायरेक्शन, मतलब दोनों वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब कह रहा क्वेश्चन में आगे कि इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। सिंपल सा लॉजिक है, जैसे मान लो क्या हो गया, सबसे पहले बारिश गिरा, अगर हवा नहीं चलता तो बारिश सीधा सीधा गिर जाता, लेकिन हवा के चलने की वजह से ये बारिश का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मान लो तुम लोग कहीं खड़ा है, बारिश हो रहा है, और बारिश के साथ साथ हवा भी चलता है, तो हम लोग छाता को बेंड करते हैं आगे पीछे, ऐसे घुमाते हैं ना कि इधर से बारिश आ रही है, इधर से बारिश आ रही है, ऐसे बारिश आ रही है, कुछ करते हैं ना हम लोग ऐसा। तो ये जो बेंड कर रहे हैं हम लोग, मान लो ऐसे छाता रखे हैं, तो ये तो परपेंडिकुलर है, कितने एंगल से बेंड किया वही बताना है अपने को, ठीक है। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट बस स्टॉप होल्ड हिज, तो पूछ रहा किस डायरेक्शन में उसको होल्ड करना चाहिए अम्ब्रेला। तो क्वेश्चन समझ आया, वो उम्मीद करते हैं। अब बात कर ले सॉल्यूशन, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन जो नीचे की तरफ गिर रहा, और साथ में हम लोग बात कर लें कि अपने पास जो विंड है वो ईस्ट टू वेस्ट है, तो हम ऐसे कुछ बनाते रहे ईस्ट टू वेस्ट, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए बताया गया होगा कि अगर दो वेक्टर है अपने पास और एक वेक्टर का टेल एक वेक्टर का हेड अगर हम लोग ऐड करें, मतलब डायग्राम में शो करें, अटैच करें, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो ये हो जाता है, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन हो जाता है वो इस तरीके का हो जाता है, मतलब ये रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे। तो मतलब अगर देखेंगे इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो हाइपोटेनस होगा, मतलब हाइपोटेनस का वैल्यू हम फाइंड कर देंगे, तो अपने पास वेलोसिटी निकल आएगा रेन का, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल आएगा, ठीक है, डायरेक्शन नहीं निकल के आएगा, इसमें डायरेक्शन पूछ रहा है अपने से। तो ये जो चीज़ होगा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट में क्या निकलेगा, वेलोसिटी, कितने स्पीड से बारिश हो रहा, मतलब बारिश हो रहा था, हवा चल रहा था, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं पहले इतना समझ आएगा, इतना तुम लोग पूछेगा पहले, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके पहले रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम r लिख देते हैं इक्वल्स टू अंडर रूट में हाइपो जो पाइथागोरस होता है ये, तो वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड का स्क्वायर, अंडर रूट में रेन का कितना है अपने पास 35 मीटर, मतलब 35 का स्क्वायर, प्लस विंड कितना दे रखा था, विंड दे रखा था 12, तो प्लस 12 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना आएगा 1225 आएगा, और ये कितना आएगा 144 आएगा, ऐड कर ले 5 4 9 4 2 6 1269 आएगा, और 1269 किसका होता है भाई 37 का होता है अंडर रूट। तो रिजल्टेंट मतलब देखो बारिश का स्पीड कितना था 35, लेकिन हवा कितने से चला 12, तो हवा के वजह से बारिश का स्पीड बढ़ गया, देख लो कितने, बारिश हो रहा था नॉर्मली कितना 35 से, लेकिन हवा चलने के वजह से जो उसका स्पीड है वो कितना हो गया 37 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हम लोग वेलोसिटी मैग्नीट्यूड निकाले हैं रेन का, लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है कि वो छाता किस तरीके से पकड़ेगा। हवा इधर चल रहा था, ये था रेन, ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, और वो एंगल हम लोग को वेक्टर से बताना है। तो अब देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अब पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये है अपने पास, जैसे ये था उसको हम यहाँ बना लें, थोड़ा सा इरेज कर दें इसको, जैसे यहाँ पे हम ये ले लिए, अपने पास ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, इसको इधर हम बना दिए, और ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, इसको हम इधर ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब ये जो एंगल है मतलब वेक्टर्स, ये जो एंगल है यही अपना रिजल्टेंट एंगल होगा। अब देखो अभी भी ये जो बन रहा है ना ट्राइंगल, ये वाला इस साइड वाला जो ट्राइंगल अभी बन रहा है वो भी अभी भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और हमको निकालना है थीटा, कितने एंगल से वो छाते को मोड़ा था, यही तो है उसका छाता, ऐसे ही तो पकड़ के रखा है। तो हम ये जानना चाह रहे बारिश ऐसे गिर रहा था, छाता वैसे पकड़ के रखा, तो कितना एंगल बना रहा। तो हम लोग को अगर डायरेक्शन निकालना है और अगर 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सीधा सीधा हम लोग tan थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब tan थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर थीटा यहाँ लिया है हम लोग,
जो तुम लोग पढ़ा है बचपन में, वो थीटा यहाँ लेके करते हैं, थीटा यहाँ है, थीटा के सामने जो रहता है वो होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो tan थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ विंड, बेस क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन। अगर हमको निकालना एंगल मतलब थीटा निकालना तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन में वेलोसिटी ऑफ रेन। यहाँ वैल्यू पुट कर दिया जाए तो वैल्यू पुट में क्या होगा, tan इनवर्स वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है 35 और यह है 12। तो ये तो कटना नहीं है किसी से, 2 1 3 5 3 8, ये कटना नहीं है। तो डिवाइड कर यहीं पे छोड़ सकते हैं क्योंकि अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी अपना आंसर आ गया। ठीक है, एंगल पूछा था, हम एंगल निकाल के दे दिए। लेकिन वैसे अगर बात करें बुक में, तो बुक में जो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है वो है 19 डिग्री आ रहा है आंसर। हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके आगे अभी हम सीखे नहीं है सॉल्व करना। तो हम फिलहाल यहाँ पे भी छोड़ के इसको आगे बढ़ सकते हैं। ये सब अलग चीज़ है, बात यह है कि समझ आया कि नहीं। सबसे पहले हम क्या किया, रिजल्टेंट, ये पूछा ही नहीं था एक्चुअल में। अगर बात कर लें तो इन विच डायरेक्शन के लिए ही पूछा है, ये पूछा ही नहीं रिजल्टेंट क्या होगा। ये हम लोग निकाले हैं सीखने के लिए कि अगर मान लो पूछा जाएगा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा रेन का, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है रेन का। और अगर डायरेक्शन पूछा गया तो भाई जो दोनों वेक्टर है वो रिजल्टेंट से कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा। उस थीटा को हम लोग, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल था, थीटा को हम लोग सीधा सीधा tan थीटा का इस्तेमाल करके निकाल लिया। उम्मीद करते हैं थोड़ा थोड़ा पहुंचा होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। और सेकंड क्वेश्चन तो जो दिख रहा है हमको लगता है कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं सेकंड क्वेश्चन को करने का। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, इसमें कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी। मतलब 2 वेक्टर है अपने पास, ए वेक्टर है और अपने पास दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है। दोनों वेक्टर का अपने को क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। और उसके बाद बोल रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। मैग्नीट्यूड मतलब अभी जो हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे थे वो निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी निकालना है। मतलब जो अभी हम लोग किए वही काम करना है। लेकिन अभी जो हम लोग किए दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे था। अभी तुम लोग देखा कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन था, ये वेलोसिटी ऑफ विंड था, दोनों एंगल कितना बन रहा था, 90 डिग्री बन रहा था। लेकिन यहाँ पे एक रैंडम एंगल थीटा पे निकालना, जैसे वो तो तुरंत सॉल्व हो गया था रिजल्टेंट पाइथागोरस का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे जो 2 वेक्टर होगा उन दोनों वेक्टर को हम मानेंगे कि किसी एंगल पे प्लेस्ड है, वो एंगल को हम क्या मान लेंगे, थीटा। तो मान लो एक वेक्टर ये है अपने पास जिसको हम बोलते हैं ए वेक्टर, एक वेक्टर और ले लेते हैं जिसको हम बोल देंगे बी वेक्टर। ये अपने पास बी वेक्टर, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो मान लेंगे कितना, थीटा। ये 2 वेक्टर दिया हुआ अपने को, और 2 वेक्टर अगर इस तरीके से है जिनके बीच में एंगल थीटा है, और हमको इसका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो जो रिजल्टेंट होता है पैरेललोग्राम से लॉ से तुम लोग पढ़ा होगा कि जो रिजल्टेंट होता है कहीं ना कहीं इसके बीच में होता है। मतलब जो इसका डायगोनल होगा, जैसे अगर हम इसको बनाएंगे तो पैरेललोग्राम लॉ से एक वेक्टर और यहाँ ले लेंगे इस तरीके का, और ये वही होगा, कौन सा होगा, बी वेक्टर। और ऊपर भी एक ले लेंगे जो होगा ए वेक्टर। तो जो इसका डायगोनल होता है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वही होता है रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। और इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमको मेहनत करना है इसका मैग्नीट्यूड ही निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि भाई ये कितने एंगल पे है, तो इस एंगल को भी हम क्या बोल देते हैं, अल्फ़ा। तो हमको इसका डायरेक्शन भी निकालना है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ आएगा कि क्या क्या निकालना है। तो हम लोग सॉल्व करने वाला प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ले लेते हैं इसको, हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो सीधे अंडर रूट में करके लिख सकते हैं हम लोग। अब अंडर रूट में लिखेंगे क्या वो देखा जाए। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो अपने को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हम कोशिश करेंगे इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का, मतलब इसको हाइपोटेनस बनाने का कोशिश करेंगे। वो कोशिश में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ऐसे सीधा आ जाएगा, इस वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। और ये हो गया अपने पास एक परपेंडिकुलर लाइन, थोड़ा सा साफ कर दिया, ये हो गया अपने पास परपेंडिकुलर लाइन। और इस वेक्टर को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया हम लोग, ठीक है। यहाँ एंगल हो गया 90। अब देखो अगर देखा जाए नामकरण, इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे, ये हो गया O, इसको ले लेते हैं AB है, यहाँ पे MN ले लेते हैं, MN, R ले लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पे पॉइंट R ले लें। अगर देखें हम लोग ट्राइंगल ORN, अगर इस ट्राइंगल को देखा जाएगा तो फ्रॉम ट्राइंगल, थोड़ा सा हिल जाएगा, फ्रॉम ट्राइंगल ORN, अगर ORN को देखेंगे तो जो OR है, अगर OR स्क्वायर को फाइंड करें, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है,
तो ओ आर को अगर फाइंड कर लेंगे तो यही तो अपना रिजल्टेंट वेक्टर है। ओ आर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस में आर एन स्क्वायर, ये होगा। अब हम यहाँ पे कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन तो कर लिए, अब कुछ कुछ कॉपी पेस्ट करें। अब कॉपी पेस्ट क्या, जैसे मान लो ये वी वेक्टर था, ये भी हम लोग क्या लिए थे, बी वेक्टर, और कौन सा लॉ बोल रहे थे, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या बनने लगेगा, थीटा। इतना समझ आएगा उम्मीद करते हैं। अब देखा जाए ट्राइंगल ओ आर एन, अब ओ आर एन में क्या निकालना, ओ आर स्क्वायर। अब ओ आर स्क्वायर को ओ आर लिख दिए और यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर। ओ आर को हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं। ओ एन कहने का मतलब क्या है, ओ एन में क्या क्या है, ओ एम है और साथ में एम एन है, ओ एम है साथ में एम एन है। उसके बाद आर एन स्क्वायर है अपने पास, आर एन स्क्वायर। अब हमको किसी का वैल्यू नहीं मालूम, बस यहाँ पे ओ एम का वैल्यू मालूम है, ए वेक्टर है, एम एन का वैल्यू नहीं मालूम है, अपने पास आर एन का वैल्यू नहीं मालूम है। तो अगर हम निकाल के सॉल्व करने का कोशिश करें कि एम एन क्या हो सकता है, आर एन क्या हो सकता है, तो उसके कोशिश में देखा जाए तो यहीं कहीं देख लेते हैं, पेन का कलर चेंज करके। जैसे मान लो अगर इस ट्राइंगल को कंसिडर करें, ये वाला ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल को कंसिडर करें जिसका नाम है आर एम एन, ठीक है। आर एम एन ट्राइंगल को अगर देखा जाएगा तो इस आर एम एन ट्राइंगल में हम लोग ये थीटा अगर बात कर रहे हैं और अपने को क्या ले आना है, आर एन ले आना है, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ लेना है जिसमें आर एन होना चाहिए। तो अगर हमको आर एन लेना है तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये जो है अपने पास मालूम है जिसको हम लोग बी वेक्टर बोल रहे हैं। तो अगर हम देखें ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ऐसा कौन सा रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन होता है, साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कहने का मतलब आर एन, हाइपोटेनस कहने का मतलब आर एम, और आर एम का जो वैल्यू हो कितना बी है। अभी हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें सारा चीज़, तो आर एम जो है बी हो जाएगा। तो अगर हम आर एन को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा। उम्मीद करते हैं समझ आएगा। ऐसे हम निकालेंगे वैल्यू एम एन का। अब एम एन को कैसे निकालेगा, तो एम एन क्या है, बेस है, ये है हाइपोटेनस। सेम अगर हम यहाँ पे बात कर ले कॉस थीटा को लेके, तो कॉस थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कहने का मतलब हो गया एम एन, हाइपोटेनस कहने का मतलब हो गया आर एम, ठीक है। और यहाँ से हमको अगर एम एन का वैल्यू निकालना है तो एम एन का वैल्यू मिलेगा आर एम कॉस थीटा, और आर एम क्या है, आर एम है बी। तो हम कोशिश ये किए हैं कि जो जो अपने पास वेक्टर है, जो एंगल है, उसी एंगल से यहाँ पे जिन जिन चीज़ों का आवश्यकता है उसको निकालने का। अब देखो ओ एम है अपने पास ए, प्लस एम एन हम लोग अभी कितना निकालें, एम एन हम लोग निकाले बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस आर एन हम लोग अभी कितना निकाले, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया अंडर रूट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखेंगे इसको सॉल्व करके क्या आता है अपने पास। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर साफ कर दें, क्योंकि ये देखो ये सब चीज़ एक ही पेज में रहता है तो ज़्यादा बेहतर होता है ये, और एक फ्लो में जब सीखते हैं हम लोग तो ज़्यादा समझ आता है। बाकी वैसे तोड़ तोड़ के थोड़ा दिक्कत करेगा। तो अब इसको हम लोग लिख लें, क्या लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साथ में 2ab, जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर का, तो 2ab ये होगा। साथ में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये सारा कहानी किस में, अंडर रूट में। फिर आगे बढ़े हम लोग, अंडर रूट लिखते हैं, आगे बढ़े। अब देखो ए स्क्वायर और 2ab कॉस थीटा, बी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर कॉमन ले ले तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में 2ab साइन थीटा अपने पास, और ये सारा कहानी है किसमें, रूट में। अब ये तो 1 होता है, आइडेंटिटी से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये तो 1 होता है। तो कुल मिला के जो अपने पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये किस में आ रहा है, अंडर रूट में। ये अपने पास है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जब कभी भी अपने पास कोई दो वेक्टर अगर किसी एंगल थीटा पे है, दो वेक्टर किसी एंगल थीटा पे है और उसका रिजल्टेंट निकालना हो अपने को, तो उसके लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए यही वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा घेरा लगा दें जिससे समझ आए, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। तो एक तरह से हम लोग डेरिवेशन किए हैं, ठीक है। तो जब कभी भी दो वेक्टर किसी आपस में थीटा एंगल बना रहा हो और उसका रिजल्टेंट निकालना, तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अभी अपना आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और इस चीज़ को एक और चीज़ बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन बोलते हैं इसको। ये जो रिजल्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। तो कभी लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलेगा तो ये रिजल्टेंट अगर हम लोग ले आ देंगे, ये जो मैग्नीट्यूड ये ले आ देंगे तो भी अपना लॉ ऑफ कोसाइन हो गया। अब इसी में अपने को निकालना है डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन का कहानी देख लीजिए। डायरेक्शन कहने का मतलब ये अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है। तो अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए इसको साफ कर दे थोड़ा सा। तो अब अपने को निकालना अल्फ़ा वैल्यू। अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसे ट्राइंगल्स का इस्तेमाल करेंगे जहाँ अपने को एंगल मिल रहा होगा, अल्फ़ा एंगल मिल रहा होगा। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, जैसे अभी यहाँ पे थीटा हम लोग लिए थे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल था। वैसे सेम कहानी अगर इस ट्राइंगल को देखें, ये वाला ट्राइंगल जिससे हम लोग रिजल्टेंट निकाल रहे थे, तो ट्राइंगल का नाम क्या है, ORN। अब इस ट्राइंगल में अगर हम लोग देखें अल्फ़ा निकालना है अपने को, ये एंगल अल्फ़ा है और देखा जाए किस किस वैल्यू के साथ निकाल सकते हैं। तो मान लो अगर ये एंगल अल्फ़ा है और इसके सामने देखेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा अपने पास हाइपोटेनस। तो अगर हम यहाँ से साइन अल्फ़ा लिखना चाहें, साइन अल्फ़ा, तो क्या होना चाहिए, RN, और साथ में होना चाहिए OR। OR कहने का मतलब क्या है, रिजल्टेंट। तो यहाँ से जो RN का वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, R साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब जैसे हम लोग बात कर ले इस ट्राइंगल से हम लोग RN का वैल्यू निकालें, तो इस ट्राइंगल से भी तो निकाल सकते हैं जहाँ पे थीटा है, क्योंकि हमको क्या करना है, एंगल निकालना है, मतलब अल्फ़ा निकालना है। इस अल्फ़ा को हम कोशिश करें थीटा के साथ रिलेट करने का। तो अब हम लोग अगर बात करें राइट एंगल ट्राइंगल लेने का, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल लिए तो ये मिला। अब दूसरा ट्राइंगल ले लें RMN। इस ट्राइंगल में अपने पास थीटा एंगल मिलेगा, यहाँ से हम लोग अल्फ़ा एंगल निकालें। अब इस ट्राइंगल में अपने को साइन थीटा मिलेगा। अब साइन थीटा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कहने का मतलब RN, बेस कहने का मतलब MN। और अगर हम लोग बात कर ले RN, और ये हो गया अपने पास MN, गलत थोड़ा लिख देना, MN नहीं होगा, हाइपोटेनस होता है ना। तो हाइपोटेनस कहने का मतलब हो गया RM, और RM हम लोग बात करेंगे तो ये था अपने पास B वेक्टर। तो अगर यहाँ से RN का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा B साइन थीटा। अब इन दोनों को अगर हम इक्वेट करके लिखना चाहें, RN इक्वल है, तो इन दोनों को अगर इक्वेट करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं R साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू B साइन थीटा। और यहाँ से अगर एक और रेशियो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं R साइन थीटा इज इक्वल्स टू B साइन अल्फ़ा। तो ये कहीं ना कहीं थीटा और अल्फ़ा में रिलेशन आ गया। अगर हमको एंगल पूछेगा कि भाई कितना एंगल होगा रिजल्टेंट का, तो वो अल्फ़ा एंगल है, और वो अल्फ़ा एंगल इन दोनों से हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, जैसे रिजल्टेंट हो गया B वेक्टर, ए छूट रहा है, ए वेक्टर का अपने पास मैग्नीट्यूड छूट रहा है, लेकिन उसको भी चाहें तो लिया सकते हैं। अब उसके लिए एक थोड़ा सा अलग कहानी हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट बता दे रहे, सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है। एक रिलेशन तो ये आया, यहाँ तक याद रखो। अब इसके बाद अगर हमको ले आना है ए वेक्टर को भी इन्वॉल्व करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा ना, कि हमको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया तो वैसे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन के लिए हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो दोनों साइड 90 बनेगा, ये एक ट्राइंगल हो जाएगा और दूसरा एक ट्राइंगल ये हो जाएगा। अब इन दोनों ट्राइंगल में हम जाएंगे तो एक में B वेक्टर मिलेगा, एक में A वेक्टर मिलेगा। तो इन दोनों ट्राइंगल, जैसे इन दोनों को कंपेयर करके सॉल्व किया, वैसे इन दोनों को कंपेयर करके जब सॉल्व करेंगे तो एक नया रिजल्टेंट मिलेगा जो B साइन अल्फ़ा से इक्वेट हो रहा होगा और अपॉन में A साइन थीटा हो रहा होगा, A साइन बीटा हो रहा होगा। अब बीटा कैसे आएगा, तो इस एंगल को हम बीटा मानेंगे। जब ये कंस्ट्रक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक एंगल बीटा लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी अपने पास ये साइन बीटा निकलेगा और ये पूरे ट्रायंगल से भी निकलेगा। मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल ये लेंगे, एक ट्रायंगल ये लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो एक रिलेशन आएगा, और उस रिलेशन के लिए बीटा एंगल चाहिए रहेगा अपने को, तो वो उतना मेहनत करने पड़ेगा तब तीसरा आएगा। लेकिन हम डायरेक्ट अगर रिलेशन बता दें कि तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है, तो ये एंगल एक बीटा हो गया। तो अभी हम लोग क्या देखें, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी साइन अल्फ़ा। वैसे अगर जब हम ए ले लेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ए साइन बीटा आने लगेगा। तो तीन एंगल हो गया और तीन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, तीनों का आपस में एक रिलेशन आ गया। अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को बोलते हैं लॉ ऑफ साइन। और ये जो चीज़ अभी हम बताएं, ये कहीं ना कहीं डिस्कस किया गया होगा तुम लोगों के स्कूल में, या तुम लोग जहाँ भी पढ़ रहे हो, ये चीज़ डिस्कस किया गया, मतलब ये डेरिवेशन करवाया गया होगा, जिसको लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा मोड़ा तो समझ आएगा। ये टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, टफ है, थोड़ा सा दिक्कत करता है ये, जब तक वेक्टर क्लियर नहीं होता है, एंगल वगैरह क्लियर नहीं होता तब तक दिक्कत करता है, लेकिन हार्ड नहीं है, सीखते सीखते सीख जाएंगे, करते करते हो जाएगा अपना काम। तो बाकी फिर अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते रहना है। तो अब अपने पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि अ मोटर बोट इज़ रेसिंग टुवर्ड नॉर्थ। सबसे पहले तो फिर से डायरेक्शन बना लें। जब डायरेक्शन आ गया अपने पास, तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ठीक है।
तो ये हो गया अपने पास। अब कह रहा है कि अ मोटर बोट इज़ रेसिंग टूवर्ड नॉर्थ, तो एक मोटर बोट इस डायरेक्शन में जा रहा, नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिख दिया वेलोसिटी ऑफ बोट, और कितने स्पीड से जा रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर। तो याद रखना मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, इन सब का ध्यान देना। 25 किलोमीटर पर आवर का। एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ, वाह गजब तरीके से लिखा है। तो इसमें थोड़ा समझने वाली बात है कि वाटर करंट मतलब दो चीज़ दे दिया, एक तो बोट है अपने पास, एक बोट है अपने पास, और एक वाटर करंट है। वाटर करंट मतलब वाटर का फ्लो, ठीक है, वाटर किस स्पीड से फ्लो कर रहा वही हो गया वाटर करंट। और वो दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है 25, दोनों किलोमीटर पर आवर में कोई दिक्कत नहीं है। इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये बढ़िया लाइन दे रखा है कि इन द वेलोसिटी ऑफ जो करंट है इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। मतलब क्या लेना है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको पहले थोड़ा सा साफ़ कर दें और इसको बड़ा करके बनाते हैं, तब थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, बनेगा और पल्ले पड़ेगा। तो जैसे मान लो ये हो गया अपने पास एक एक्सिस, ये हो गया अपने पास दूसरा एक्सिस, ठीक है। अब इस पे हम ले लें ये हो गया, ये ले लेते हैं हम, इसको वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा। जो बोट है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। नॉर्थ हम लोग बोले थे ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ, इसका तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तक ले लेते हैं। ये हो गया वेस्ट, पेन का कलर चेंज, वेस्ट को छोटा रख रहे हैं क्योंकि वेस्ट का ज़रूरत ही नहीं है अपने को, वो वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट वेस्ट है। तो क्या बात कर लिया हम लोग, वेलोसिटी ऑफ बोट इस डायरेक्शन में और कितने स्पीड से 25 किलोमीटर, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट नॉर्थ की तरफ। अब कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ करंट है अपने पास 10 किलोमीटर पर आवर का, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ है। 60 डिग्री ईस्ट है साउथ के, कहने का मतलब क्या है, ईस्ट की तरफ है, किससे, साउथ से, साउथ से ईस्ट की तरफ है, और कितना है 60 डिग्री है। तो कुल मिला के यहाँ से एक एंगल बन रहा होगा 60 डिग्री का जो ईस्ट की तरफ होगा, और उसी डायरेक्शन में अपने पास वेलोसिटी ऑफ करंट दे रखा है। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ करंट। वो लाइन समझना जरूरी है, कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 60 डिग्री ईस्ट की तरफ है, किससे, साउथ से, तो ये एंगल 60 डिग्री का। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, ये तो मालूम ही है, और इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 होगा। ये 60 ऑलरेडी दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अपने को मिल गया क्या, 120 डिग्री। दोनों वेक्टर के बीच का मतलब बोट और करंट दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का अपने को एंगल मिल गया कितना मिल गया, 120 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग डेरिवेशन देखे हैं, मतलब जो सेकंड क्वेश्चन में डेरिवेशन देखे हैं, उसी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास फिगर कुछ ये बन रहा है, वो बोट है, ये करंट है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है जिसका वैल्यू है अपने पास 120 डिग्री। तो अभी हम लोग देखें कि रैंडम कोई भी थीटा वैल्यू दे रखा होगा तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो इस केस में अपने पास जो रिजल्टेंट आना चाहिए, तो हम डायरेक्ट रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं, क्योंकि पूछा है क्या इसमें, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, रिजल्टेंट वेलोसिटी ही पूछा है। तो आर अगर निकालना है तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट मेथड सॉल्व कर लें। कहने का मतलब क्या हो गया भाई, क्या ले ले ये ले लेते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर, कहने का मतलब मान लो ये हो गया 25, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, डायरेक्ट सॉल्व करें। बी स्क्वायर कहने का मतलब हो गया 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। 2ab 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 50, 50 से 10 को किए तो 500, और कॉस थीटा कहने का मतलब कॉस 120 डिग्री। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद करते कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब हम लोग इसमें मतलब सारा चीज़ तो हो गया, कॉस 120 का वैल्यू लिखना, उसका -1, हाँ ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 625 725 और ये हो जाएगा 500, और साथ में कॉस 120 का वैल्यू होता है -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 225 आ जाएगा, इसमें 225 अगर ऐड कर लेंगे, माइनस करेंगे ना, तो -225 करेंगे तो अंडर रूट में 500 आ जाएगा। यही आ रहा ना भाई, ठीक है, पता नहीं पूरा सॉल्व नहीं किया है, अंडर रूट में 500 आ जाएगा। अगर हम 500 देखेंगे तो किसका स्क्वायर होता है, तो 24 का 576, 23 का 529, 22 का 441, 441 की 484, 484, 21 का 441,
22 का 484 होता है, देखो 22 का होता है। एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन अभी हम सॉल्व पूरा नहीं करें, हम डायरेक्ट निकालने की कोशिश करें। 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, तो ये 500 है। 84 में 16 जोड़ेंगे तो मतलब ये ज़्यादा 22 के करीब होगा, मतलब 22 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन अगर इसको हम डेसिमल हटा के लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे 22, क्योंकि 23 का स्क्वायर 529, 500 और 529 में 29 का गैप, 484, 22 का स्क्वायर 484 और 500 में 16 का गैप, तो ज़्यादा किसके नज़दीक है 22 के। तो यहाँ पे हम अप्रॉक्स में इसका वैल्यू क्या लिख दें 22 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आएगा, जो अभी हम लोग पिछला डेरिवेशन किया उसी के अकॉर्डिंग था। अगर मान लो इस वैसे तो इसमें पूछा नहीं है, डायरेक्शन नहीं पूछा है, ठीक है, कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा बोट का, क्योंकि जैसे मान लो क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट, इधर करंट था, तो कहीं ना कहीं बोट का डायरेक्शन चेंज होगा करंट की वजह से। अब मान लेते हैं हम उसको, जैसे इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था, अब मान लेते हैं कि जब बोट का डायरेक्शन चेंज होगा तो ये कुछ ऐसे मूव करेगा, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा एंगल से बोट अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो अगर अल्फ़ा एंगल से डायरेक्शन अपना चेंज कर लेगा तो क्या वैल्यू आएगा वो हमको निकालना है। तो अभी हम लोग एक रिलेशन देखे थे आर साइन थीटा अपॉन में बी साइन अल्फ़ा, ये रिजल्ट, यही एक रिलेशन देखे थे ना, चेक कर लेते भाई, हाँ यही रिलेशन देखे थे आर साइन थीटा अपॉन में बी साइन अल्फ़ा, जो अभी हम लोग रिलेशन ले थे। आर क्या था, आर था रिजल्टेंट जो अभी हम लोग निकाल लिए। साइन थीटा क्या था, साइन थीटा, थीटा उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, ये मालूम है, मतलब जो मालूम उसके बाद। बी क्या था, तो अगर याद हो फिगर तो हम लोग बनाए थे, ये था ए वेक्टर, ये था बी वेक्टर, ये था रिजल्टेंट, याद है हल्का फुल्का। और जो हम लोग अल्फ़ा ले रखे थे, मतलब उस डेरिवेशन में जो हम लोग अल्फ़ा ले रखे थे वो ये रखे थे, ये था अल्फ़ा। तो अल्फ़ा जिस वेक्टर के साथ एंगल बना रहा था उसका दूसरा वेक्टर है बी, समझ आए बात। जैसे यहाँ पे अगर हम इस सिचुएशन के लिए रखना चाहें तो रिजल्टेंट तो ये हो गया अपने पास, तो रिजल्टेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, 22 लिख देंगे, फिर साइन थीटा 120 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। बी में क्या लेंगे, वेलोसिटी ऑफ बोट लेंगे कि वेलोसिटी ऑफ करंट लेंगे। तो अभी हम लोग जो पिछला डेरिवेशन किए तो उसमें क्या था, अल्फ़ा था, ठीक है, अल्फ़ा और बी था। तो अल्फ़ा जो एंगल है वो किसके साथ बना रहा था, ए वेक्टर के साथ, तो अल्फ़ा जो है वो ए वेक्टर के साथ था। हमको लेना है बी, तो बी तो यही होगा ना वेलोसिटी ऑफ करंट, मतलब जहाँ पे अल्फ़ा है उसका दूसरा जो वेक्टर है वो अपने पास बी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ करंट अपॉन में साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा अल्फ़ा ही तो फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है, करंट तो मालूम है 10 है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे कुल मिला के, तो क्या आ रहा है अपने पास दे रखा है ना, तो अपने पास यहाँ पे आ जा रहा है लगभग, मतलब डायरेक्ट अल्फ़ा का वैल्यू हम बता रहे हैं, ये साइन अल्फ़ा नहीं निकाला है, ये अल्फ़ा निकाला है। अल्फ़ा कितना निकाला है 23.4 डिग्री के आसपास निकाला है। तो हम नहीं बोल रहे पूरा सॉल्व करना, हम बस बोल रहे हैं यहाँ वैल्यू रखो और साइन अल्फ़ा को इक्वेट करके निकाल दो, अल्फ़ा का वैल्यू निकाल दो, साइन इनवर्स कुछ आएगा, तो वो जो आ रहा है वही उसका एंगल होगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। पिछला जो डेरिवेशन था उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा टफ है, हम मान रहे हैं भाई थोड़ा सा टफ है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी टफ नहीं कि आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको साफ करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, 3 देख लिए, तीनों मतलब पहला तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था, पहला तो आसान था, लेकिन दूसरा और तीसरा एकदम मज़ेदार था। दूसरा डेरिवेशन ही टाइप का था और तीसरा जो था अपने पास उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। अब चौथा देखा जाए, चौथा क्या है अपने पास, तो चौथा देखने के लिए हमको थोड़ा सा बुक पलटना पड़ेगा, और चौथा क्वेश्चन दे रखा है, हाँ। तो अब चौथा क्वेश्चन जो दे रखा है वो पिछले चैप्टर से रिलेट करता हुआ है। पिछले चैप्टर से रिलेट करने का मतलब क्या है कि जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सब देखे थे, उसको अब यहाँ पे वेक्टर के टर्म में देखना। वेक्टर कहने का मतलब यहाँ पे प्लेन के बारे में बात करो, प्लेन में 2 कोऑर्डिनेट आता है एक्स और वाई, और यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सिस को। आई कैप कहने का मतलब एक्स एक्सिस, वाई जे कैप कहने का मतलब वाई एक्सिस, के कैप कहने का मतलब जेड एक्सिस में बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखा जाए जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन यहाँ पे आर वेक्टर से दे रखा हुआ है, आर वेक्टर से क्या दे रखा हुआ है 3t आई कैप, आई कैप कहने का मतलब ये एक्स एक्सिस में बात कर रहा है, फिर से प्लस 2t स्क्वायर जे कैप, ये किस में बात कर रहा है वाई एक्सिस में, प्लस 5k कैप। तो मतलब तीनों एक्सिस में अपने को एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आर वेक्टर। अब ये कह रहा है वेयर t इज इन सेकेंड एंड द कोएफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट फॉर r टू बी इन मीटर, मतलब फालतू बात कर लिया अभी तक। इसके बाद क्या है कि फाइंड अपने को करना है वेलोसिटी, ठीक है, और एक्सेलरेशन, दोनों फाइंड करना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। देखो t लिखने का मतलब है किसी पर्टिकुलर टाइम पे बोल रहा हूँ भाई। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सबसे पहले तो वेलोसिटी वेक्टर निकालना है,
फिर एसेलरेशन वेक्टर निकालना है, ये ए क्वेश्चन है। और बी क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेलोसिटी निकालना है t 1 सेकंड पे, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और साथ में डायरेक्शन भी निकालना है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो हमको दोनों निकालना है, लेकिन कौन से टाइम पे, 1 सेकंड पे निकालना है। तो अगर हम लोग पिछला बात कर ले, पिछला कहने का मतलब जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन था उसमें अगर पोजीशन दे रखा है और वेलोसिटी निकालना, तो क्या फॉर्मूला होता था, v इज इक्वल्स टू dx/dt। वही चीज़ यहाँ पे भी है, बस थोड़ा सा वेक्टर आ जाएगा, आई कैप जे कैप आ जाएगा, उसको देख के सॉल्व करना अपने को। तो अगर मान लो हमको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, अपने पास पोजीशन वेक्टर है, तो वी नो करके झूठ में लिख दें, वी नो झूठ आता तो कुछ नहीं, लिख देते हैं बस, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। तो क्या होता है, d/dt पोजीशन वेक्टर का हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी वेक्टर अगर निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, dx/dt। यहाँ पे जो x है वो r ही तो है, पोजीशन वेक्टर यहाँ पे r से रिप्रेजेंट करा है, तो इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, आ जाएगा। तो लिख देते हैं, क्या होगा भाई, d/dt, r के जगह पे क्या लिख देंगे, 3t i कैप प्लस 2t² j कैप प्लस 5k कैप। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना। अब देखो ये t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, एक बार t है, तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, ये सब देखा होगा वहाँ पे, इंटीग्रेशन वगैरह। तो यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो t मतलब t के साथ है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। तो केवल इसको डिफरेंशिएट करने पे 3 आया और साथ में क्या आया, आई कैप, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और जो स्क्वायर मतलब पावर में होता है वो भी आगे आ जाता है। आगे कहने का मतलब कोफिशिएंट बन जाता है, तो 2 ऑलरेडी था, ये स्क्वायर आगे आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, और पावर में हम लोग लिखते हैं n-1, मतलब जो भी पावर है -1, तो -1 करके लिखेंगे तो केवल कितना हो जाएगा, ये t, और साथ में क्या हो जाएगा, j कैप, प्लस ये तो कुछ है ही नहीं, सीधा कांस्टेंट है, मतलब t वाला कोई पार्टी है ही नहीं, तो सीधा कांस्टेंट, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो कुल मिला के अगर हम लोग वेलोसिटी वेक्टर के बारे में बात करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया, 3i कैप प्लस 4t j कैप आ गया, ये अपने पास आ गया वेलोसिटी, ये पूछा था, ये निकाल दिए हम लोग। अब पूछा एसेलरेशन, ऐसे एसेलरेशन में निकाल दिए, तो ठीक है, तो इसको साफ कर दे थोड़ा सा। तो अभी हम लोग ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ए पार्ट में हम लोग केवल वेलोसिटी निकाल लिया, अब ए पार्ट में हम लोग निकालने वाले एसेलरेशन, एंड करके लिख दे एसेलरेशन। एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था वहाँ पे, dv/dt, डिफरेंशिएशन करना था वेलोसिटी, वही चीज़ यहाँ पे भी है, dv/dt, वेलोसिटी का करना है, तो ये अपने पास एसेलरेशन वेक्टर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डी बॉर्डर लाइन बना दें, d/dt, एसेलरेशन कहने का मतलब क्या, वेलोसिटी कहने का मतलब क्या, 3i कैप प्लस 4t j कैप। अब देखो डिफरेंशिएशन करेंगे 3 कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा 0, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t मतलब 4 कांस्टेंट बाहर, t का 1 आएगा, तो कुल मिला के आ गया 4 j कैप। तो अगर हम ये एक्सेलरेशन फाइंड करने के तो कुल मिला के कितना है, 4 j कैप। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। और देख लें हम थोड़ा आंसर सही है कि नहीं अपना, 3i कैप 4, ठीक है, और एक्सेलरेशन आ गया अपने पास। ये क्या निकालें लोग, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालें। लेकिन ये तो ए पार्ट था। बी पार्ट में पूछा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना। तो अब हम सॉल्व करने चल रहे बी वाला पार्ट ही, ठीक है। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है कौन से टाइम पे, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले, इसको साफ करके लिख देते हैं t इज इक्वल्स टू 1 पे। वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 क्या मिल जाएगा अपने को, तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, मतलब वेलोसिटी वेक्टर के बारे में बात करें वो मिल जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, क्योंकि t का वैल्यू 1, तो ये अपने पास मिल गया। अब देखो ये है x, ये है y, हमको निकालना है मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो अगर x और y में दे रखा है तो हम लोग सीधा सीधा क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस का इस्तेमाल करके मैग्नीट्यूड निकालना, तो 3² प्लस 4², और 3 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आ गया, 5 मीटर, या मीटर किस में है, मीटर है, सेकंड है, तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब हमको निकालना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अभी हम लोग ये कैसे निकाले, पाइथागोरस से। तो अगर हमको डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन सीधा सीधा tan थीटा का इस्तेमाल कर लें। तो tan थीटा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अब हम लोग डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो tan थीटा, और tan थीटा में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ 2 है। अगर हम लोग बात करें आई कहने का मतलब होता है एक्स एक्सिस, और वाई कहने का मतलब होता है जे कहने का मतलब होता है वाई एक्सिस, ठीक है। थोड़ा मेरा भी अब हैंग करने लगा तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब हम लोग बात कर ले तो ये होता है अपने पास रिजल्टेंट, और वही रिजल्टेंट कितना आया, 5 आया। तो ये 3 था, ये 4 था, ये हम लोग कितना निकालते हैं, 5, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, तो थीटा निकालना है।
अब इस थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा। tan थीटा कहने का मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो क्या हो रहा है यार, tan थीटा कहने का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जो बगल में होता है वो होता है बेस। तो परपेंडिकुलर है अपने पास 4, बेस है अपने पास 3, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगा tan इनवर्स 4/3, और इसको यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे हमको मालूम नहीं है, तो यहीं पे छोड़ के इसको ख़त्म करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आया, कुछ हार्ड नहीं था। पोजीशन वेक्टर दे रखा था, उसका डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी निकल गया, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन निकल गया। मैग्नीट्यूड निकालना है 2 एक्सिस से आई जे, तो सीधा सीधा हम पाइथागोरस जैसा इस्तेमाल कर दिया। डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा का इस्तेमाल कर दिया। तो कुछ मुश्किल नहीं था, उम्मीद करते हैं समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, ठीक है। 4 तक डिस्कस हो गया, अब हम लोग बात कर ले 5 के बारे में। तो 5 क्या कह रहा है, 5 को देख लीजिए क्या कह रहा है भाई। कह रहा है ये थोड़ा बुक कह रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल्स टू 0 विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 आई कैप। आई कैप मतलब वही बात है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, वेलोसिटी। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे ओरिजिन पे था, और उस समय जो उसका वेलोसिटी था वो कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 आई कैप था, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं एंड मूव इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो बात कर ले कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, और स्टार्ट ये कर रहा ओरिजिन, ये ओरिजिन था, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, और इस समय टाइम कितना था 0, लेकिन जिस समय स्टार्ट किया वो उस समय वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड मूव अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच वुड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर अपने पास एक्सेलरेशन भी दे दिया, वो कितना दे दिया 3 आई कैप 2 जे कैप, 3 आई कैप 2 जे कैप, वेक्टर दे रखा। पूछा है कि व्हाट इज़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखो बात क्या है, बात समझना जरूरी है। बात ये कर रहा है कि जब ये स्टार्ट किया, ओरिजिन से स्टार्ट किया, और ओरिजिन से जब स्टार्ट किया तो टाइम कितना था 0, मतलब जब हम लोग घड़ी देखें तो टाइम 0, मतलब जब हम लोग स्टार्ट करते तभी तो टाइम 0, टाइम 0 एक्चुअल में होता थोड़ी कभी। टाइम 0 कहने का मतलब कि जब हम देखना सारा सिचुएशन शुरू करें वो टाइम 0 को लेकर शुरू करें, तो वो था यहाँ पे जब टाइम 0 था तो ओरिजिन पे था, लेकिन वो मूव करना शुरू किया कितने स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड किया, और एक्सेलरेशन कितने से 2 आई कैप जे कैप से। अब वेलोसिटी है उसके पास, एक्सेलरेशन और उस पर फोर्स लग रहा, तो वो जो है मोशन करता करता कहीं ना कहीं पहुंचा होगा, ठीक है। पेन का कलर चेंज करके हम बता दें कि मान लो वो चीज़ मोशन करता करता कहीं ना कहीं पहुंचा होगा। अभी कहीं ना कहीं जब पहुंचा है तो इस समय जब भी वो पहुंचा है तो इस समय जो x का कोऑर्डिनेट है वो 84 है। कोऑर्डिनेट मालूम ही होगा x y होता है, तो जो x का कोऑर्डिनेट है 84 मीटर है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि भाई y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा उस समय, ठीक है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस समय स्पीड क्या होगा उस पार्टिकल का, जब ये 84 मीटर x कोऑर्डिनेट है तो उस समय इसका स्पीड क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सोचने पे थोड़ा मजबूर करे, और जितना क्वेश्चन सोचने पे मजबूर करता है वो अच्छा क्वेश्चन होता है। तो अब हम लोग इसको डिस्कस कर लें। सिचुएशन समझ आया हुआ, और सिचुएशन समझ आया तो कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने का, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और फोर्स इस पर लग रहा है, और हमको ये मालूम है कि किसी समय इसका पोजीशन कितना हो रहा है 84 मीटर। कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। और ये क्या कह रहा है कि जो शुरू किया है सारा कहानी वो कौन से टाइम पे शुरू किया, t इज इक्वल्स टू 0 पे। तो हमको निकालना है पोजीशन, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट ही निकालना है किसी टाइम पे, और वो टाइम भी निकालना है। सिचुएशन समझो क्या क्या निकालना है। सबसे पहले तो हमको निकालना है पोजीशन, मतलब वाई कोऑर्डिनेट बोला है तो पोजीशन निकालना अपने को, और जिस समय वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 84 था उस समय वाई कोऑर्डिनेट कितना था ये निकालना, मतलब वो समय भी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में थोड़ा आधा अधूरा जानकारी देकर, लेकिन अगर अपने आप से बात करेंगे तो ये समझ आना चाहिए क्या क्या निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट 84 दे रखा है, 84 दे रखा है, वाई कोऑर्डिनेट उस समय क्या होगा तो समय भी निकालना, वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना। तो सबसे पहले हम निकालने का कोशिश करते हैं पोजीशन। अब पोजीशन निकालने की कोशिश करते हैं मतलब वाई कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हमको इस्तेमाल करना है तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होगा देख लिया जाए। 3 होता है अपने पास, तीनों को वेक्टर फॉर्म में भी देखा होगा तुम लोग। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला, ठीक है। अब हम यहाँ पे उसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, हम जो जानते हैं वही लिख रहे हैं। वेलोसिटी क्या होता है फाइनल, u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या t क्या होता है टाइम, इतना मालूम है। एक दूसरा इक्वेशन क्या होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। हम किसी को वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखें, जो हम लोग जानते हैं वही लिखें। अब हम क्या बोले, हमको निकालना है पोजीशन, तो कौन से इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, अब बाकी जो दे रखा उसके हिसाब से। तो अगर हम लोग बात करें, हम लोग को टाइम का भी रोल लेना है,
किस टाइम पे पहुंच रहा है, और अपने को पोजीशन भी निकालना है। तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन तो नहीं, ये और ये तो लग रहा है कि इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमको पोजीशन से रिलेट करता हुआ बात करना है, और दोनों इक्वेशन में पोजीशन है। देखो हम सीख रहे हैं, तो हमको ये नहीं पता चलेगा ये कौन सा इस्तेमाल करें कौन सा नहीं, डायरेक्ट नहीं पता चलना चाहिए, कोशिश करना चाहिए ना। तो इन ये क्लियर हो गया ना, इन दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करना है। तो हम बोलते हैं चलो एक बार इसको करके देखते हैं, नहीं होगा तो इसको कर लेंगे। तो इसको करके देखते हैं कि अगर इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो क्या क्या मिलता है और कहाँ कहाँ बात फंसता है। तो हम लोग शुरू करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, जनरल लिख रहे हैं। s कहने का मतलब पोजीशन जो अपने को फाइंड करना है, u कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना था 5 मीटर, क्योंकि उसी स्पीड से स्टार्ट किया था वो, और वो कितना देर का 5 आई कैप, साथ में क्या है t, फिर हो गया हाफ। a कहने का मतलब क्या है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, साथ में अपने पास टी स्क्वायर। ये हो गया पोजीशन, ठीक है। ये अपने पास आई कैप जे कैप के साथ, अब इसको परिवार मिलन कर ले, 5 आई कैप टी हो गया, प्लस इसको मार देंगे तो 1.5 आई कैप, और टी स्क्वायर भी हो जाएगा, टी स्क्वायर आई कैप क्योंकि बाहर है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला जाएगा टी स्क्वायर जे कैप। परिवार मिलन मतलब यहाँ से आई कॉमन ले ले, तो ये होगा 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर आई कैप हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर जे कैप हो जाएगा। यही मिल रहा है ना अपने को, यही मिल रहा है अपने को। तो ये जो मिल गया अपने को पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब पोजीशन वेक्टर में देखो यहाँ पे x, ये जो चीज़ है ये पूरा x है, और ये जो चीज़ है पूरा y है। कैसे पता चला हमको i और j से पता चला। जो i है वो अपने को x कोऑर्डिनेट बता रहा है, जो j है वो अपने को y कोऑर्डिनेट बता रहा है। तो अगर i अगर x कोऑर्डिनेट बता रहा है, तो अपने को क्वेश्चन में x कोऑर्डिनेट दिया भी हुआ है 84 मीटर। तो जो हमारा 84 मीटर है वो इसके बराबर होना चाहिए x के, और अपने को ये फाइंड करना है y उस समय क्या होगा। तो अगर हम t फाइंड कर लेंगे और t का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या y निकल आएगा, चमका पहुँचा, तो यहाँ t निकल आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर लें, वी हैव x इज इक्वल्स टू 84 मीटर। तो यहाँ से जो x निकलेगा देन, तो 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84 मीटर, ये देर का। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब इसको हम लिख देते हैं 3/2, मतलब इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 3/2। तो 3/2 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84 इक्वल्स टू 0। अब इसको 2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 1680। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोगों को सॉल्व करना है यार, ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर बताएं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो अगर हम हर चीज़ एक एक चीज़ सॉल्व करने जाएँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उम्मीद करते सॉल्व करना आता होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो t का वैल्यू आएगा वो हम देख लेते हैं कितना आ रहा था। तो t का जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद 6 सेकंड आएगा, मतलब t जो आएगा यहाँ पे अपने पास 6 सेकंड आएगा। और अगर t 6 सेकंड आ गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो ये 84 आना चाहिए क्योंकि x 84 दे रखा। तो उस हिसाब किताब में y कितना हो जाएगा, t 6 है, टी स्क्वायर की जगह पे अगर रख देंगे 6 तो 36 आ जाएगा। तो कहने का मतलब उस समय y कोऑर्डिनेट आ गया 36 मीटर। समझ आए बात, किस समय, जब टाइम कितना है 6 सेकेंड। तो हमको y कोऑर्डिनेट निकल आया, y कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा 36 मीटर। देख लें 36 मीटर, बात सही है, अपना काम हो गया यहाँ तक। अब अपने को निकालना था, क्या क्या निकालना था एक और बार, व्हाट इज़ द y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट तो निकल गया। अब पूछ रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। जैसे देखो स्पीड अगर बोल देगा तो मतलब अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये समझ आया होगा। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लें इसको साफ़ करके। तो क्या मिलेगा अपने को, t तो 6 सेकंड आ गया, देन y कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, लिख के बता देते हैं y कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएगा। देन y इज इक्वल्स टू, ये क्या है टी स्क्वायर जे कैप। तो टी स्क्वायर कहने का मतलब कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, कहने का मतलब कितना हो जाएगा 36 मीटर। और ये कौन से टाइम पे सारा कहानी हो रहा है, 6 सेकंड पे हो रहा है। हमको अब क्या निकालना है, हमको अब निकालना है वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये ए पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब स्पीड निकालने के लिए सारे कहानी को साफ़ करते हैं। बस क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। और अगर अभी हम लोग देखें जो पोजीशन वेक्टर था अपने पास, मतलब जो अभी हम लोग एस फाइंड किए थे वो एस क्या था अपने पास, अरे यार जो एस हम लोग आई कैप जे कैप में ले आए थे वो उसको लिख देते हैं। जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे ना एस, उसको लिख देते हैं। क्या ले आए थे, तो हम लोग ले आए थे 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर
आई कैप, मतलब ये एक्स बता रहा था, और साथ में अपने पास था वाई। वाई कितना था अपने पास, वो था 1, मतलब टी स्क्वायर जे कैप, नंबर बोल देंगे तो 1 था यहाँ पे, यही हम लोग लेके आए थे। ये था एक्स और ये था वाई। अपने को निकालना है स्पीड। अगर स्पीड निकालना है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है d/dt, और साथ में एक्स। एक्स कहने का मतलब पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन क्या है, एस, तो इरेज करके यहाँ पे हम लिख दें एस, ds/dt। अब यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर को सॉल्व किया जाए तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू d/dt, और s की जगह पे हम पूरा पार्टी लिखते हैं 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। इस पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि dt पूरे मल्टीप्लाई होगा, पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करना है 5t का, तो आ जाएगा 5 आई कैप, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3t आई कैप, प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2t जे कैप। टी का वैल्यू कितना है अपने पास, अब यहाँ से मान लो एक और चीज़ लिख लें, 5 प्लस 3t, ये हो जाएगा अपने पास आई कैप, और ये हो जाएगा 2t जे कैप। ये अपने पास x, ये अपने पास, हम निकाल रहे हैं अब स्पीड, दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। स्पीड मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का, तो ये जो हम लोग निकाले हैं वेलोसिटी वेक्टर निकाले हैं। अभी तक अपने पास वेलोसिटी इनिशियल दे रखा था ना 5, उस समय मतलब जब x कोऑर्डिनेट 84 था और y कोऑर्डिनेट 36 रहे, तो उस समय क्या वेलोसिटी था, तो उस समय वेलोसिटी निकालने के लिए उस समय जो पोजीशन था उसका डिफ्रेंशिएशन करना था, तो उस समय पोजीशन ये था, ठीक, उसका हम डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ तक पहुँचे, ये अपने पास निकल गया वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन अगर इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, हमको स्पीड निकालना है, स्पीड कहने का मतलब इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो हो जाएगा अंडर रूट में x और y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब इस पूरे पार्टी का स्क्वायर, और इस पूरे पार्टी का स्क्वायर, वाई स्क्वायर कहने का मतलब। अब यहाँ पे t की जगह पे हम लोग लिखेंगे 6, तो 6 3 18, 18 5 23, तो ये आएगा 23 स्क्वायर, प्लस 2t कहने का मतलब 12 स्क्वायर। अब 23 मतलब 529, और 12 मतलब 144, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा 629, 9 4 13, कैरी 1, 4 2 6 1 7, 5 1 6, अंडर रूट में 673, 676 तो होता है 26 का, तो आसपास लगभग में कितना आ जाएगा 26, ठीक है, तो 26 आसपास आंसर आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं समझ आएगा। अच्छा क्वेश्चन, अब थोड़ा मज़ा आना चाहिए। पहले स्टार्टिंग का जो 2-3 क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अकबकी करने वाला, नहीं, अब मज़ा आना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि धीरे धीरे अब कुछ ना कुछ तुम लोग सीख रहा होगा, कैसे क्या अप्रोच लेना है, कैसे करना है, ये सीख रहा होगा, तो अब मज़ा आना चाहिए इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हो गया अपना एक्सरसाइज एग्जाम्पल का। अब हम लोग चलते हैं अगले 6ठे नंबर पे। तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम बता रहे हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा तो भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं 6ठे नंबर पे। अच्छा, और लाइट भी अभी तक साथ दे रहा, बहुत अच्छी बात है। तो करते हैं, तो नजर लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो 6ठे नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है, एक तरह सा स्टेटमेंट है। कह रहे कि गैलीलियो इन हिज बुक, गैलीलियो का एक बुक था जिसका नाम था 2 न्यू साइंसेस, उसमें वो कहते हैं कि फॉर इलेवेशन विच एग्जिट और फॉल्स शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री से कंपेयर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा एलिवेशन जो एक्सीड करेगा या फॉल शॉर्ट करेगा, कम होगा 45 डिग्री से बाय इक्वल अमाउंट। कहने का मतलब 45 डिग्री से कुछ अमाउंट कम हो या 45 डिग्री से कुछ अमाउंट ज़्यादा हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेवेशन। इलेवेशन कहने का मतलब कुछ ये हो गया, एंगल ऑफ इलेवेशन, याद है ना। जैसे मान लो ये हो गया अपने पास ग्राउंड, ये हो गया एंगल ऑफ इलेवेशन। तो ये इलेवेशन से रिलेटेड कहानी बोल रहा है कि अगर कोई एंगल है अपने पास, वो एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा या फिर 45 डिग्री से कम हो, तो मतलब कंपेयर किससे करना, 45। तो जैसे मान लो ये है अपने पास 45 डिग्री, ये जो हम बनाए हैं, ठीक। अब इसी में हम कुछ ऐसा वैल्यू ले लें जो कम और ज़्यादा को पता है। तो ग्राउंड से ये ले लिए हम एक वैल्यू हम ले लिए ये। तो ये जो है एंगल, ये मान लो 60 डिग्री, अलग अलग पेन से ले लेते ना, एक एंगल ये ले लिया, एक ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। और ये एंगल कुछ बनेगा, साथ में ये एंगल कुछ बनेगा। अब लग रहा है पेन का बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है ठीक है। तो ये जो था अपने पास, ये था 45 डिग्री वाला। अब ये जो एंगल हम बनाए हैं, इसको बनाया 60 डिग्री वाला, ये एंगल बनाया है 15 डिग्री वाला। तो जो कंपैरिजन हो रहा 45 डिग्री से हो रहा। गैलीलियो का ये कहना था कि कोई एलिवेशन है जो 45 डिग्री से जितना ज़्यादा है उतना ही 45 डिग्री से कम है। तो देख लो, ये 60 डिग्री जो है 45 डिग्री से 15 ज़्यादा है, और ये जो 30 डिग्री जो है 45 डिग्री से 15 कम है।
तो इस एंगल का जो रिलेशन है उसी के बारे में बात करें कि वो इक्वल होगा। अब ठीक है, पूरा कहानी बता रहे हैं। जैसे मान लो उनका ये कहना है, स्ट्रेट और सिंपल ये है कि कोई ग्राउंड है अपने पास, किसी चीज़ को हम लॉन्च कर रहे हैं 60 डिग्री पे, ये गया अपने पास 60 डिग्री पे, ठीक है, और किसी चीज़ को हम लॉन्च कर रहे हैं 30 डिग्री पे। तो उनका ये कहना था कि दोनों एक ही जगह पे पहुंचेगा। मतलब कोई चीज़ आप अगर 30 डिग्री पे लॉन्च किए हैं और कोई चीज़ आप अगर 60 डिग्री पे लॉन्च किए हैं तो दोनों एक ही जगह पे पहुंचेगा, उनका ये कहना है, ठीक है। अब ये 30-60 नहीं कहे हैं, वो ये कहें कि कंपेरिजन वाला जो लाइन रहेगा वो 45 डिग्री रहेगा। मतलब ये जो दोनों एंगल है, जिसको हम लोग सिंपल ऐसा बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, जो भी मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा, जैसे मान लो हो गया 60-30, जैसे मान लो हो गया 75-15, जैसे मान लो हो गया 60-30 हुई क्या 70-20 हो गया, कोई भी ऐसा दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उन दोनों एंगल से अगर किसी चीज़ को हम लॉन्च करेंगे तो उसका जो रेंज होगा वो सेम होगा, इनका ये कहना था, ठीक है। लेकिन ये किससे कंपेयर किया, 45 डिग्री से कंपेयर किया। यही हमको प्रूफ करके बताना है कि ये जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन हमको भी एंगल नहीं लेना है, हमको भी सॉल्व करना है बिना एंगल लिए। तो एक तरह से ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको एंगल नहीं लेना, हमको बिना एंगल लिए सॉल्व करना है। तो जब बिना एंगल लिए सॉल्व करना है और 45 डिग्री से कंपेयर करना है तो हम लोग एक एक एंगल लेट कर लें। तो लेट एक एंगल हो गया 45 प्लस अल्फ़ा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा लेना है, और दूसरा एंगल लेना है उतना ही कम, मतलब 45 माइनस अल्फ़ा। और इनका क्या कहना था, रेंज इक्वल होता है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, तो अब हम लोग आगे हैं एक तरह से मोशन इन अ प्लेन का जो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला टॉपिक है उसके रिलेटेड क्वेश्चन में आ गए हम लोग। तो उसमें तुम लोग देखा होगा कि रेंज का एक फॉर्मूला आया होगा जो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है, शायद देख लेना एक बार, यही होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब u स्क्वायर हो गया, साइन हो गया 2 हो गया, थीटा की जगह पे हम लिख देंगे 45 प्लस अल्फ़ा, अपॉन में हो जाएगा जी। इसको सॉल्व कर ले, u स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फ़ा, ठीक है, 90 प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन में हो जाएगा जी। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो ये आएगा u स्क्वायर साइन 90 प्लस थीटा, कहने का मतलब होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन में जी। तो कुल मिला के जो r का वैल्यू आया 45 प्लस अल्फ़ा के लिए, 45 प्लस अल्फ़ा मतलब 45 डिग्री से कुछ एक्स्ट्रा अगर हम एंगल लिए तो उसके लिए ये आ गया अपने पास। सिमिलरली हम सॉल्व कर ले इधर वाले पार्टी को, तो इधर वाले पार्टी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलता है, तो हम वही फार्मूला r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पे 45 माइनस अल्फ़ा अपॉन में जी। यहाँ सॉल्व कर ले यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 अल्फ़ा अपॉन में जी। और अगर इसको आप वैल्यू लिखेंगे तो यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा हो चाहे साइन 90 प्लस थीटा हो, दोनों के लिए जो आता है वो कॉस थीटा ही आता है। कहने का मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन में जी। तो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग 45 प्लस अल्फ़ा ले रहे हैं या फिर अगर हम लोग 45 माइनस अल्फ़ा ले रहे हैं, मतलब एंगल तो दोनों बार अलग अलग लिए, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला एंगल दोनों अलग अलग लिए, और अलग अलग कहने का मतलब वो कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, या फिर 45 डिग्री से कंपेयर करेंगे तो 45 डिग्री से उतना ही ज़्यादा और 45 डिग्री से उतना ही कम वाला एंगल लिए हम लोग। तो दोनों को सॉल्व करने पे जो रेंज का आंसर है वो तो सेम आ गया। और यही तो गैलीलियो का कहना था कि अगर कोई दो एंगल हम ले रहे हैं, एक 45 डिग्री से जितना ज़्यादा हो रहा है उतना ही 45 डिग्री से कम है, तो जो रेंज होगा वो इक्वल होगा। इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना था, तो प्रूफ तो हो गया भाई। अगर हम रेंज देखेंगे 45 प्लस अल्फ़ा के लिए जो आया है वही रेंज 45 माइनस अल्फ़ा के लिए आ गया, तो दोनों इक्वल हो गए। यही चीज़ बस सॉल्व करके इक्वल करना था, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, कुछ इसमें था नहीं, बस फार्मूला को सॉल्व करना था। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो जो अब शुरू हो गया अपना प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू हो गया। पहले हम लोग वेक्टर देखें, वेक्टर के बाद हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन देखें। अब हम लोग देख रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन, ठीक है। अब अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अ हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ, मतलब कोई पहाड़ है, इस पहाड़ के क्लिफ पे कोई हाइकर खड़ा है। हाइकर मतलब कोई माउंटेन ड्यू वाला आदमी खड़ा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि स्टैंड ऑन द एज ऑफ क्लिफ, और ये कितना ऊंचा है, तो ये 490 मीटर ऊंचा है ग्राउंड से। ये जो क्लिफ है वो 490 मीटर ऊंचा है ग्राउंड से।
ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला। ऑरेंज कलर से ले ले इसको। ग्राउंड हो गया ये अपना, ग्राउंड से 490 मीटर ये क्लिफ ऊंचा है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कुछ ना कुछ तो कह ही रहा होगा। थ्रो अ स्टोन हॉरिजेंटली, मतलब यहाँ से वो एक पत्थर फेंक रहा, कुछ काम धाम नहीं है इसको, उतना ऊपर चढ़ के पत्थर फेंक रहा। तो यहाँ से एक पत्थर फेंका। अब जैसे देखो, अब हम हाइट पे चले गए। छोड़ना फेंकना दोनों अलग चीज़ है। अगर हम छोड़ रहे हैं किसी चीज़ को तो सीधा सीधा फ्री फॉल करेगा। हम फेंक रहे हैं किसी चीज़ को तो उसका मोशन अलग हो जाएगा, उसका मोशन इन प्लेन हो जाएगा। ठीक है, दोनों अलग चीज़ है। जैसे अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये 1D मोशन है, अगर हम फेंकेंगे इसको तो ये 2D मोशन हो जाएगा। तो यहाँ पे वो चढ़ के फेंक रहा है, छोड़ने का फेंक रहा है। तो जैसे मान लो अगर कोई पत्थर वो फेंकेगा तो पत्थर का जो मोशन होगा कुछ ऐसा मोशन होगा क्या, ये मोशन होगा पत्थर का। और अगर ये मोशन हो रहा है पत्थर का तो उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, क्या क्या वेलोसिटी, वो अपने को देखना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। इस तरीके से पत्थर फेंका और पत्थर का जो इनिशियल स्पीड था, मतलब जो वेलोसिटी था वो कितना था, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस मानना ही नहीं है कि है अपने पास। अब बताना फाइंड द टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड। बोल रहा है कि पत्थर को कितना समय लगेगा ग्राउंड तक पहुँचने में, मतलब यहाँ से यहाँ आने में पत्थर को कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है अपने को। आगे पूछ रहा है एंड द स्पीड, और यहाँ पे स्पीड क्या होगा, मतलब दोनों कहानी ग्राउंड का ही है। मतलब ग्राउंड पे उसका स्पीड कितना हो जाएगा और कितना समय लगेगा उसको ग्राउंड में आने में। तो यहाँ पे सारा सिचुएशन को समझना जरूरी है। अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन कहने का मतलब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करें, और यहाँ से जब उसको हम लोग फेंकेंगे तो इसके पास दो कंपोनेंट होगा। मतलब इनिशियली अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च करें 15 मीटर पर सेकेंड से, तो ये लॉन्च करे तो ये इसी डायरेक्शन में लॉन्च हुआ है क्या, 15 मीटर पर सेकेंड, और ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट है। और इनिशियली वाई कोऑर्डिनेट अगर हम बात करेंगे तो जो वेलोसिटी ऑफ वाई इनिशियली होगा स्टार्टिंग में वो 0 होगा, क्योंकि नीचे थोड़ी फेंक रहे यार, हम तो इधर फेंक रहे हैं। हम जब आगे की तरफ फेंक रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और नीचे अगर हम लोग बात करेंगे उस समय कोई वेलोसिटी दिए ही नहीं थे, तो उस समय उसका वेलोसिटी कितना था, 0। लेकिन जैसे जैसे वो पाथ में आगे बढ़ेगा, जैसे ऊपर भी तो लग रहा होगा जी, लेकिन हम होल्ड करके रखते हैं, जैसे जैसे वो पाथ में आगे बढ़ेगा तो उसके पास वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी ऑफ वाई कंपोनेंट होगा, और दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोनों का रिजल्टेंट। समझ आ रहा। इस पर एक और चीज़ लग रहा होगा जो होगा जी, इस पे लगने वाला एक और हीरो होगा जिसको हम लोग क्या बोल देंगे जी, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। तो अगर हम बात कर ले कि ये मोशन जब कर रहा है तो मोशन करने में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 490 मीटर कर रहा है क्या, कोई दिक्कत। अब 490 मीटर कौन सा एक्सिस में कर रहा है, एक्स की वाई, देखो एक बार सोचो बताओ, यही एक्सिस में ना वो 490 मीटर ट्रैवल कर, मतलब यहाँ से वो यहाँ आया। अगर हम पूछेंगे सीधा कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो, कितना नीचे आया वो, तो भाई 490 मीटर ही तो नीचे आया है। हम ये थोड़ी बताएंगे ऐसे घूम के आकर। मान लो हम किसी बॉल को हाइट में फेंकते हैं, जैसे मान लो बॉल को हम फेंके, बॉल ऐसे करके मोशन करके आया, हम पूछे कितना हाई गया था, हाई यही तो होता है उसका हाई, जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट होता है वही तो होता है उसका हाइट, कितने हाइट तक गया था। तो ये अगर हम पूछेंगे कि अगर ये मोशन करके नीचे आ रहा है तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो ये तो 490 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। लेकिन अगर हम बात कर ले कौन से एक्सिस में है ये डिस्टेंस, तो अगर हम लोग एक्सिस में बात करने जाएंगे तो ये मेरे हिसाब से वाई एक्सिस है, तुम लोग के हिसाब से क्या हो जाएगा, वाई होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बोला है कुछ वैसा बोला नहीं है, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस है। अगर हम लोग बात करने जाए पोजीशन लिखना चाहें हम वाई कोऑर्डिनेट, फिर से देखो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करना है लेकिन वाई कोऑर्डिनेट से लेके लिखना है। तो अगर वाई कोऑर्डिनेट लेके लिखना चाहें तो 3 होता है। पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस AT। क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सोच के देखो, नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपने पास दोनों वेलोसिटी तो है ही नहीं, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन अपने पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT, ये लग रहा है शायद कर सकते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है अपने पास, पोजीशन है अपने पास, एक्सेलरेशन है अपने पास, ग्रेविटी, और t निकाल लेंगे हम लोग, तो शायद हो सकता है ये। तो सॉल्व करके देखते हैं शायद सच साबित होता है कि नहीं हमारा शायद। लेकिन ये जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ 2 कोऑर्डिनेट हम बार बार कह रहे हैं x और y, हम जो सॉल्व करें y कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करें, तो मतलब जो पोजीशन लिखेंगे s y इज इक्वल्स टू u y, मतलब u ही लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी y u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब y कहने का मतलब y एक्सिस के लिए बात करें तो ये कितना है 490, लेकिन किस में लेंगे माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ है, इक्वल्स टू
इनिशियल वेलोसिटी y में कितना है भाई, इनिशियल वेलोसिटी जब फेंकना शुरू किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था भाई 0, ये पार्ट 0 हो गया, हाफ हो गया। एसेलरेशन कितना अपने पास -9.8 बोला है क्वेश्चन में, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और साथ में क्या अपने पास t², तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 490, और 9.8 को अगर डिवाइड करें तो 4.9 आएगा, तो ये हो गया 4.9 और साथ में अपने पास t²। तो यहाँ से टाइम निकल के आ गया, हमको क्या पता था टाइम निकल जाएगा, हमको इक्वेशन था सॉल्व करके देखें टाइम निकल के आ रहा। तो यहाँ से जो t² आएगा पॉइंट हटाएंगे तो 00, डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा ये 100, तो कुल मिला के अपने पास टाइम जो आ गया वो आ गया 10 सेकंड। मतलब उस पत्थर को ऊपर से नीचे आने में कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। अब ये जो 10 सेकंड हम लोग निकाले हैं केवल y कोऑर्डिनेट को लेके निकाल लिया, x कोऑर्डिनेट को हम सॉल्व, x को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम x लिखते हैं, लेकिन भाई वो पोजीशन उसका x में चेंज कितना वो हमको मालूम थोड़ी है, x तो उसका ये है, ये वाला एक्सिस x है ये वाला, तो वो जहाँ था उससे कितना दूर गया, रेंज जो है वो उसका x है, तो रेंज तो हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए x का इस्तेमाल नहीं किया, s वाला। समझ आ रहा बात? तो देखना है, अब सिचुएशन वाइज देखना है कि x कोऑर्डिनेट लेके सॉल्व करे कि y कोऑर्डिनेट लेके सॉल्व करे, किस में क्या दे रखा है, किस में माइनस लेना है, किस में प्लस लेना है, किस में क्या क्या लग रहा है, ये अब थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं टाइम निकल गया, टाइम समझ आएगा कि उसको ऊपर से नीचे आने में कितना लगा, इतना सेकंड लगा। अब पूछ रहा है कि उस समय उसका वेलोसिटी क्या होगा जब वो ग्राउंड को हिट करेगा। फिर से वही बात अभी हम बात किया कि जब वो मूव कर रहा है तो उसके पास दो वेलोसिटी, एक है x एक है y, और रिजल्टेंट ये है अपने पास। सेम जब वो जिस समय वो ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब 10वें सेकंड पे जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो उस समय भी उसके पास दो वेलोसिटी होगा, x और y। और अगर दोनों वेलोसिटी है उसके पास, x और y दोनों वेलोसिटी है उसके पास अगर, तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो अपना रिजल्टेंट स्पीड निकल जाएगा। स्पीड तो निकाल, हाँ स्पीड ही निकालना है, तो हमको वेलोसिटी x का भी निकालना होगा, अपने को वेलोसिटी y का भी निकालना होगा, फिर हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में स्पीड निकालने बोला है। तो इसको साफ कर देते हैं पहले। अब अपने को क्या निकालना, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना। रिजल्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि x और y है तो v² x का प्लस v² y का, लेकिन vx y दोनों निकालना पड़ेगा ना, पहले दोनों मालूम होना चाहिए अपने को। तो यहाँ पे vx तो मालूम है अपने को, vx दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड, तो क्या ये जब वो ग्राउंड पर टकराएगा तभी भी उतना रहेगा, तभी भी उतना रहेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला एयर रेजिस्टेंस। जैसा होता क्या है ना कि जब हम बॉल को फेंकें इधर, और ये वाला पार्टी प्रैक्टिकल बात करें कि जब हम बॉल को इधर फेंकें तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये वेलोसिटी कम होता जाता है, ठीक है, और नीचे तो फेंक रहे हैं तो अपने पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी दिए होंगे हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट में, तो एक्स कोऑर्डिनेट में 15 दिए, लेकिन कहीं ना कहीं जाके उसको जब ग्रेविटी अपनी ओर खींचता है तो ये कोऑर्डिनेट कम होता रहता है। लेकिन यहाँ पे जब बोल रहा है एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो जब एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं होगा। जब चेंज ही नहीं होगा तो Vx 15 है तो 15 ही रहेगा, मतलब जब वो ग्राउंड पे टकरा रहा है उस समय भी उसका वेलोसिटी जो है एक्स कोऑर्डिनेट वाला 15 ही रहेगा। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस रहता तो ये कहानी चेंज होता, ठीक है। अब हम लोग निकाले वेलोसिटी ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ये मालूम नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में तो 0 था, लेकिन जब वो मूव करते हुए जा रहा है तो मूव करते हुए जा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना यहाँ पे, और ये किसकी वजह से होगा, ग्रेविटी की वजह से। देख लें v का फॉर्मूला क्या था, v = u + at, ये इसका इस्तेमाल से आएगा, हाँ आ जाएगा। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, y लिख लें, इनिशियल वेलोसिटी था 0, a कितना अपने पास -9.8 क्योंकि नीचे की तरफ, और t कितना, t अभी हम लोग निकाले 10 सेकेंड, तो t 10 सेकेंड लेंगे क्या, एकदम लेंगे भाई, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 10 सेकेंड बाद वो ग्राउंड पे टकरा रहा है तो नीचे ही निकालना ना अपने को, तो ज़मीन पे निकालना है तो 10 सेकेंड, हवा में कहीं निकालना था तो टाइम अलग होता। तो ये कितना हो जाएगा 9.8, मतलब 98 आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ वाई कोऑर्डिनेट माइनस में। और माइनस का मतलब क्या है, नीचे की तरफ, कुछ और मतलब नहीं है। माइनस का मतलब बस ये है कि वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ। तो x इधर है, y 98 है, दोनों को अगर इस जगह पे रख देंगे तो क्या देखने को मिलेगा, दोनों को इस जगह पे रखने पे वेलोसिटी ऑफ x मतलब 15 का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ y कहने का मतलब 98 का स्क्वायर। बहुत हेवी आ रहा है यार आंसर, ठीक है। तो अब जो भी आएगा मतलब बुक में तो 99 दे रखा है, तो अब सॉल्व कर लेना इसको। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है 99 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो मतलब जो स्पीड हो जाएगा उस समय जब वो ग्राउंड से टकरा रहा है तो स्पीड है 99, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट का जो वेलोसिटी है जब वो ग्राउंड से टकरा रहा है तो 98 मीटर पर सेकंड, और एक्स कोऑर्डिनेट का वेलोसिटी है 15। लेकिन अपने को बोला स्पीड निकालना है, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो निकाल लें हम लोग। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट एन स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन 38 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। देखो फिगर बनाओ ना, फिगर बनाने से बहुत चीज़ मेरे को ऐसा लगता है फिगर बनाने से बहुत चीज़ आसान हो जाता है।
प्रैक्टिकली एक बार तुमको करके देखना, फिगर बना के समझने का बहुत चीज़ आसान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ग्राउंड है, तो ग्राउंड हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास ग्राउंड। और कह रहा है कि क्रिकेट बॉल को फेंका जा रहा है 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 डिग्री अबव दी हॉरिजेंटल। तो क्रिकेट बॉल को फेंक दिया जाए भाई, ये हो गया मान लो बॉल अपने पास, वाइट में ले लेते हैं बॉल को। इस बॉल को फेंक रहे हैं हम लोग, तो बॉल को जब फेंक रहे हैं तो बॉल को फेंक रहे हैं कितने स्पीड से, बॉल को फेंकने का स्पीड हो गया अपने पास 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कितने एंगल से लॉन्च करें इसको, 30 डिग्री से, ठीक है। इतना बात हो गया। बोल रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, क्या क्या निकालना है अपने को, हाइट निकालना है। हाइट मतलब कितने हाइट पे पहुंच रहा होगा, ये हाइट निकालना, मैक्सिमम हाइट। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, मतलब यहाँ से यहाँ आने में जो बॉल को समय लगा है तो वो निकालना है, टाइम अपने को निकालना है, ठीक है। आगे बात कर ले, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब कुल मिला के इसको हम लोग बोलते हैं रेंज निकालना है। अब देखो ये तीनों सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तीनों सॉल्व होने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन का। ये सीधा सीधा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, और हाइट पूछा है, टाइम पूछा है, रेंज पूछा है, तो इन तीनों का फॉर्मूला अगर याद है तो हो जाएगा। फॉर्मूला वैसे हम बता दें क्या क्या है। तो हाइट का फॉर्मूला है u साइन थीटा का स्क्वायर, u साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन में 2g। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन g। देखो मेरा तो हो चुका है 11 12, तो हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा हो गया काम। तुम लोगों को अब याद करना पड़ेगा, तुम लोगों को पढ़ना है, पास होना है तो याद करना पड़ेगा। रेंज है, अब मेरे को नौकरी भी मिल गया, हम नौकरी भी कर रहे थे, मेरा ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है मेरा, अपना देख लेना तुम लोग। तो अब ये हो गया रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये तीनों फार्मूला है, तीनों फार्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। इतना तो तुम लोग कर सकता है यार, इतना बुद्धिमान या कष्ट तो कर ही सकता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन हमको लगता है 80 नंबर था, कि मतलब बस फॉर्मूले में रखना है वैल्यू, आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो जो 9 क्वेश्चन है अपने पास, मतलब लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें ये कह रहा है कि एन इंसेक्ट, मतलब ये बात कर रहा है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। जैसे स्टार्टिंग में हम बोले थे कि मोशन इन अ प्लेन में दो तरीके का मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, दोनों पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन जो है सर्कुलर मोशन पे बेस्ड है। इसमें कह रहा है कि एक इंसेक्ट है जो ट्रैप्ड हो गया सर्कुलर ग्रूव में, ठीक है, ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, मतलब एक कीड़ा है जो किसी सर्कुलर ग्रूव में फंस गया है। तो सर्कुलर ग्रूव में फंस गया मतलब वो मोशन कुछ सर्कुलर पाथ में कर रहा होगा। अब जब सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो जो इसका रेडियस दे रखा है, वो रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और ये हो गया वो मान लो कीड़ा, ये हो गया अपने पास वो कीड़ा, ठीक है। अब ये कीड़ा जो मोशन कर रहा है 12 सेंटीमीटर के रेडियस में मोशन कर रहा है, और ये जो कर रहा है 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दे रहा है, कितने देर में, 100 सेकेंड में, ठीक है। 7 चक्कर, मतलब यहाँ से 1 चक्कर 2 चक्कर, ऐसा जो चक्कर लगा रहा है 100 सेकेंड में 7 चक्कर वो लगा दे रहा। तो पहला क्वेश्चन इसमें है अपने पास एंगुलर स्पीड क्या होगा, मतलब इसमें ए पूछा व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। मतलब एंगुलर स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, लीनियर स्पीड को डिनोट करते हैं वी से। तो वी का फॉर्मूला होता है आर ओमेगा, ठीक है। लीनियर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है सर्कुलर मोशन में वो होता है आर ओमेगा, और ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है, मतलब एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π/t, ठीक है। टी कहने का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने में जो समय लग रहा है उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। अब 2π कहने का मतलब 2π हो गया, टी की जगह पे हम लोग रख देंगे। अभी हम क्या बोले, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर लगाने में समय, तो वो हो जाएगा 100/7। 1 रिवॉल्यूशन का समय कितना हो जाएगा, 100/7, यही है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की जगह 100/7 रखेंगे तो 7 ऊपर 100 नीचे जाएगा। अब ये तो सॉल्व कर सकता है ना यार, टाइम पीरियड की जगह पे रखना है अपने को, टी की जगह पे रखना है 100/7। अब इसको देखेंगे तो 2 × 22/7, 7/100, 7 से 7 कैंसिल, ये आ जाएगा 4.4। तो जब सॉल्व करेंगे तो जो एंगुलर स्पीड आ जाएगा वो आ जाएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड। और अगर हमको पूछ दिया लीनियर स्पीड, तो आर है अपने पास 12 सेंटीमीटर, और ये मीटर में है ना, ठीक है। ये अरे गलती बोल रहे, 4.4 रेडियन में आता है, एंगुलर आता है रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, और ओमेगा अपने पास आ गया है 0.44। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास लीनियर स्पीड आ जाएगा। तो दोनों निकल गया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये भी था। अब इसी में जो सेकंड पार्ट है बी नंबर, इज़ द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर, वाज इट इज मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लें, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जब कभी भी सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है r² ओमेगा, ठीक है, ओमेगा r²।
ओमेगा स्क्वायर आर। तो जब कभी भी हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वो होता है अपने पास ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा कहने का मतलब यही चीज़ जो हम लोग ले आए थे, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर स्पीड, और आर कहने का मतलब यही चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो रेडियस यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, दोनों वैल्यू रखेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा एक्सेलरेशन का। इसी में एक और चीज़ पूछा है कि इज़ द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर। तो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो कांस्टेंट होगा क्या, ये पूछ रहा है। तो कांस्टेंट तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्यों नहीं होगा वो देख लिया जाए, ठीक है। तो बाकी ये सब बवाल साफ़ करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्यों नहीं होगा। तो अपने को मालूम है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मतलब अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ साथ डायरेक्शन होगा। किसी एक चीज़ में बदलाव आएगा, मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड या तो उसका डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो कीड़ा जो भी इंसेक्ट है वो यहाँ पे है, तो उसका वेलोसिटी यहाँ इस डायरेक्शन में होगा। जब वो यहाँ पहुँचेगा तो उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पहुँचेगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पहुँचेगा तो वेलोसिटी ये होगा, यहाँ वेलोसिटी ये होगा। तो मतलब हर एक पॉइंट पे क्या उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी हम लोग ऐसे रिजल्टेंट से निकालते हैं, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर ये है, तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का भी तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv/dt होता है, और अगर ये चेंज हो रहा है तो ये भी तो चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हम सिंपल अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे कि जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसीलिए जो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं इस वाले वीडियो में समझ आएगा। सबसे पहले तो इतना वीडियो कोई देख ही नहीं रहा होगा, हमको मालूम है, लेकिन अगर कोई यहाँ तक गलती से पहुँच रहा है तो हम उम्मीद करेंगे कि समझ आया होगा। और हम इस तरीके से बताते हैं कि भाई पढ़ के तुम लोग आ गए, पढ़ के आने का मतलब कि तुम लोगों को कुछ ना कुछ पता होगा। हम इस तरीके से नहीं बताते कि कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो हम ऐसा ज़रूर उम्मीद करेंगे कि तुम लोग कुछ ना कुछ जानकारी ले के ये वीडियो न्यूमेरिकल देख रहा होगा, बस कॉपी भरने के लिए नहीं देख रहा होगा, ठीक है। तो जो भी हो और जितना भी हो कोशिश करते रहो, सीख ज़रूर जाएगा। कुछ बहुत हार्ड नहीं, हार्ड है थोड़ा सा, बहुत हार्ड नहीं, लेकिन सीख जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ आएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना है और किसी को ज़्यादा परेशान नहीं करना है, ठीक है। फिर राम राम।